हेलो हेलो, सभी को नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे, कौन किस चैप्टर को पढ़ रहे थे? तो पिछले क्लास में हम लोग भूकंप के बारे में पढ़े थे। क्या पढ़े थे? भूकंप चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने बहुत चीज़ पढ़ा, भूकंप के बारे में जाना, इसको किस स्केल पे मापते हैं ये जाना, भूकंप के अध्ययन कहाँ करते हैं, कौन सब्जेक्ट के अंदर करते हैं उसको पढ़ा हम लोगों ने। मतलब इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था। ठीक है, आज हम लोग आगे बढ़ते हैं उसी चैप्टर में। आज हम भूकंप चैप्टर को क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे, क्योंकि अब ज़्यादा पढ़ना नहीं है। लगभग हम लोगों ने इसका फुल डिस्कशन पढ़ लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। काफ़ी ठंड बहुत है, ठंड जो है सो बढ़ रहा है, और कोरोना का जो नया वेरिएंट आ गया है इस काफ़ी ख़तरनाक है। ठीक है, तो आप लोग इससे थोड़ा बच के रहिएगा, इधर उधर मत घूमिएगा, मतलब अलग वगैरह नहीं जाइएगा, भीड़ में नहीं जाइएगा, और मास्क का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, और ठंड तो आ ही रही है, और काफ़ी अभी ठंड भी है। ठीक है, लगभग तो ठंड आ ही गई है। जल्दी से जुड़िए आप लोग, ताकि हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे? तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि भूकंप की जो उत्पत्ति होती है उस केंद्र को क्या कहते हैं। मतलब पृथ्वी के अंदर जिस सेंटर पे भूकंप आता है, जिस सेंटर पे भूकंप आता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको कुछ क्या कहते हैं, क्वेश्चन में पूछता है। तो हमने कल पढ़ा इसको भूकंप केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र कहते हैं। अब इसके आगे पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन क्या आएगा आपके सामने, इसके आगे पढ़ते हैं कि अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा, मतलब सागर, मतलब जो बड़ा बड़ा सागर जो है, समुद्र के अंदर जो भूकंप होती है, मतलब समुद्र के अंदर जो भूकंप होती है उसको, जो समुद्र के अंदर जो भूकंप आती है, वो जो लहर जो उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं। मतलब समुद्र के द्वारा उत्पन्न भूकंप, मतलब समुद्र के सेंटर में उत्पन्न भूकंप को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। मतलब समुद्र के अंदर जो उत्पन्न लहर, जिस एक प्रकार का जो भूकंप होता है, काफ़ी देखोगे समुद्र का पानी काफ़ी तेज़ से इधर से उधर, उधर से उधर लहर मारती है। क्या करती है? हिलकोड़ा टाइप का मारती है, काफ़ी भव्य धारा की तरह, जो हमने पढ़ाया, काफ़ी स्पीड में इधर से उधर टकराती है। तो उसके अंदर जो भूकंप उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक प्रकार का सुनामी। अब सुनामी एक प्रकार का क्या है? एक जापानी शब्द है। सुनामी जो है एक प्रकार का ये जापानी शब्द है। ये क्या है? जापानी शब्द। सुनामी जो है एक प्रकार का जापानी शब्द है। कहता नहीं, गांव में सुना होगा कहीं, कहाँ सुनामी आ गया है ना जी, कहता ना सुनामी आ गया। सुनामी जो है एक प्रकार जापानी शब्द है। और सुनामी कहाँ आता है? हमेशा समुद्र के अंदर ही आता है। जब समुद्र के सेंटर पे या समुद्र के अंदर जब भूकंप उत्पन्न होता है तो काफ़ी तेज में पानी जो लहर मारती है, जो लहर उत्पन्न होता है, काफ़ी देखोगे पानी ऐसे ऐसे जाएगी, टकराएगी, इधर का पानी उधर, उधर का पानी उधर, काफ़ी जगह पर जो समुद्र जहाँ पे है, जैसे महाराष्ट्र वगैरह में, तो उसमें जो उत्पन्न होता है समुद्र के अंदर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सुनामी। सुनामी एक प्रकार का क्या है? जापानी वर्ड। ठीक है, इसको जल्दी से लिख लीजिए। सुनामी एक प्रकार का जापानी वर्ड है। अब आगे क्या है? तो किस देश, क्वेश्चन आपसे पूछेगा किस देश में भूकंप से उत्पन्न, किस देश में भूकंप से उत्पन्न
विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं। तो हमेशा सुनामी जब वर्ड आएगा, तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस देश में भूकंप से उत्पन्न सुनामी तरंगों को या समुद्र में जो लहर को सुनामी कहते हैं, तो किस देश की जब बात करेगा तो आप इसका आंसर बताइएगा जापान, क्योंकि सुनामी जो है सब जापानी शब्द, सुनामी जो है जापान से ही शब्द मिला है, इसलिए जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसका आंसर लगाइएगा जापान। अब क्या होता है, तरल पदार्थों से होकर गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन होता है। तुमसे क्वेश्चन पूछेगा क्या कि तरल पदार्थ से होकर गुजरने वाली, तरल पदार्थ से होकर गुजरने वाली तरंगों को, जो तरंग गुजरती है उस भूकंपीय लहर को क्या कहते हैं। तो कौन सा तरंग होता है, तो हमने कल पढ़ाया था एस तरंग। क्या होता है, एस तरंग जो है वो तरल पदार्थों से होकर गुजरती है, उसका स्पीड जो होता है 6 किलोमीटर से 8 किलोमीटर का स्पीड होता है और थोड़ा सा वो घातक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस कोरोना काल में ध्यान रखिएगा कहीं किसी को दिक्कत ना हो। अब आगे बढ़ते, भूकंप, समभूकंप रेखा का आकार प्रायः क्या होता है। अब समभूकंप रेखा, तुमसे क्वेश्चन पूछेगा समभूकंप रेखा का जो आकार होता है वो क्या होता है, तो वह क्या होता है, अनियमित होता है। क्या होता है, अनियमित होता है। समभूकंप रेखा का जो आकार होता है वो अनियमित होता है, हमेशा याद रखिएगा। और तरल पदार्थ से होकर गुजरने वाली जो समुद्री लहर होती है, भूकंपीय जो लहर होती है, वो एफ तरंग होती है। और समुद्रीय रेखा पर जो होती है भूकंप जो उत्पन्न होती है उसका आकार क्या होता है, वो अनियमित होता है। अग्निवलय प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां भूकंप का 68% आता है। क्या होता है, अग्निवलय या प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां भूकंप का 68% क्या होता है, वहां उत्पन्न होता है। 68% अग्निवलय होता है, मतलब आग वाला जो सुनामी नहीं होता है उसको कहते हैं। अत्यधिक गहराई में उत्पन्न भूकंप को क्या कहते हैं। अब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि अत्यधिक गहराई मतलब जो पृथ्वी की जो गहराई है वो सेंटर में अत्यधिक गहराई मतलब सबसे लॉन्ग डिस्टेंस, इस सरफेस से अत्यधिक गहराई मतलब सेंटर पे भीतर में, तो अत्यधिक गहराई में उत्पन्न भूकंप। अब इस जगह पे उत्पन्न भूकंप को, यहाँ जो उत्पन्न भूकंप का गहराई, इस सेंटर नहीं इधर से गहराई मान लो, ये सरफेस है, ये सरफेस से गहराई। अब कोई यहाँ पर भी उत्पन्न हो सकता है, कोई यहाँ पर, लेकिन अत्यधिक गहराई मतलब सेंटर पे, सेंटर से थोड़ा सा नज़दीक, लेकिन गहराई उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो उस गहराई को प्लूटोनिक भूकंप कहते हैं। इस गहराई को प्लूटोनिक भूकंप कहते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा कि अत्यधिक गहराई में जो भूकंप उत्पन्न होता है उसको प्लूटोनिक भूकंप हम लोग कहते हैं, प्लूटोनिक भूकंप के नाम से जानते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आती है, तो हमेशा याद रखिएगा भारत में सबसे ज़्यादा भूकंप, भारत में सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आती है, तो हिमालय की तराई में या गुजरात के क्षरण में। पहला क्या होगा, हिमालय के तराई में या गुजरात के क्षरण में। इस जगह पे जो है भारत में सबसे ज़्यादा भूकंप आता है। कहाँ आता है, तो हिमालय की तराई में जो पहाड़ के जो पीछे हिस्सा होता है, पहाड़ी के जो गहराई वाला हिस्सा होता है उस क्षेत्र में, या गुजरात के क्षण में जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होता है
जहाँ पे बालू का रेत होता है, गर्मी ज़्यादा होता है उस जगह पे, क्योंकि भूकंप क्या हो गर्मी के कारण ही उत्पन्न होता है। उसमें जब ज़्यादा उष्मा उत्पन्न होगी, जब ज़्यादा आग उसमें उत्पन्न होगा तब उसमें उत्पन्न होता है भूकंप। तो भारत में सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ उत्पन्न होता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो हमेशा याद रखिएगा हिमालय की तराई में या गुजरात के छरण में उत्पन्न होता है। अब किस भूकंप तरंग से सबसे ज़्यादा क्षति होता है, तो हम किस भूकंप तरंग से सबसे कम क्षति आपसे पूछेगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि किस भूकंप तरंग से सबसे कम क्षति किस भूकंप तरंग से होता है। तो हमेशा याद रखिएगा पी तरंग जो होता है, पी तरंग जिसको मतलब प्रथम या प्राथमिक तरंग कहते हैं, वो काफ़ी उसका स्पीड क्या होता है ज़्यादा होता है, लेकिन उससे क्षति बहुत कम होता है, क्षति न के बराबर होता है। उसका स्पीड ही इतना होता है जो आपको पता भी नहीं चलता। ठीक है, तो जब क्वेश्चन आपसे पूछेगा किस तरंग से सबसे कम क्षति होगा तो पी तरंग सबसे ज़्यादा पूछेगा। अब मान लो कहीं सबसे ज़्यादा पूछेगा तो सबसे ज़्यादा हमेशा याद रखिएगा लव तरंग मतलब एल तरंग, इसको हम लोग तृतीयक तरंग भी कहते हैं। तो जब कम क्षति के बारे में पूछेगा तो पी तरंग, और ज़्यादा क्षति जब से अधिक क्षति विनाशकारी तो एल तरंग, जिसको हम लोग लव तरंग कहते हैं। वो काफ़ी धीरे चलता है, हिलते डोलते मतलब चारों तरफ जो है वो विनाश करते हुए विनाशकारी तरंग, उसको हम लोग कहते हैं। भूकंप उत्पत्ति का सही कारण क्या है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भूकंप उत्पत्ति का सही कारण क्या है, भूकंप की उत्पत्ति का सही कारण क्या है। तो हम लोग आइए भूकंप काहे उत्पत्ति होता है, उसका सही कारण क्या है। तो सबसे पहला कारण है प्लेट की असंतुलित होना। पहला कारण क्या है, प्लेट का सबसे असंतुलित होना। जो पृथ्वी के अंदर जो प्लेट है, अब ये मत समझना छिपा गिलास और लोहा का प्लेट नहीं है, जो पृथ्वी के अंदर जो छोटे छोटे अणु से मिलकर के जो एक भीतर की जो चट्टान बनी हुई है, एक तरह का जो प्लेट बना हुआ है जिसे पृथ्वी अड़ा हुआ है, जो पथरीली जगह है जो पृथ्वी के अंदर गहराई में, उस प्लेट का असंतुलित होना। मतलब मान लो ये पृथ्वी है, इसके अंदर क्या है एक प्रकार का प्लेट है, इसके अंदर क्या है एक प्रकार का प्लेट है अंदर। अब ये मान लो भी बैलेंस में, ठीक है, चार इधर है चार उधर में, जो एक प्रकार का बैलेंस में, और ये थोड़ा सा भी असंतुलित जब होगा, मान लो जब तराजू देखे हो, तराजू इसी प्रकार का होता है। अब मान लो इधर 1 kg रखोगे, इधर 1 kg रखोगे, तो दोनों पल्ला क्या होगा, जो दो तराजू का जो दोनों कांटा होगा वो बराबर होगा। मान लो इधर तुम 1 kg रखे हो, इधर 1.2 kg रख दिए, तो ये वाला पल्ला क्या होगा थोड़ा सा झुक जाएगा और ये थोड़ा सा उठ जाएगा, ये नीचे की ओर आएगा, ये उठेगा। तो जब प्लेट के अंदर के गड़बड़ी के कारण, मतलब हिलता डोलता जब प्लेट है, जब कभी आपस में टकराता है या उसका असंतुलित हो जाना, तब वही जो आप वाइब्रेट उत्पन्न होता है उसी को हम लोग भूकंप कहते हैं, और इसी के कारण भूकंप की उत्पत्ति होती है। दूसरा कारण क्या है, पृथ्वी पर दरार होना। अब नेक्स्ट जो होता है, ये तो फर्स्ट था, दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण है पृथ्वी पर दरार होना। अब पृथ्वी पर जो देखे होइएगा ये काफ़ी बड़ा बड़ा दरार फट जाता है, मतलब ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर ये इस प्रकार का देखोगा दरार फट जाता है, जहाँ तक मिट्टी क्या कर देती फट जाती। इस कारण से भूकंप का उत्पत्ति होता है। क्या होता है, भूकंप की उत्पत्ति होता है। वहाँ से गैस निकलता है और जो पृथ्वी के अंदर जो उष्मा है उसको निकलने के लिए जगह मिल जाता है, और इस कारण से जो वहाँ से जो गैस निकलता है, इस कारण पृथ्वी
असंतुलित हो जाती है और तब जाकर के भूकंप होता है। अब तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण क्या है? नदी पर बड़ा बड़ा बांध होना। तीसरा कारण क्या है? नदी पर बड़ा बड़ा बांध होना। यह भूकंप की उत्पत्ति का सबसे बड़ा कारण है। ये तीन जो है भूकंप की उत्पत्ति का। अब पृथ्वी पर नदी पर सबसे बड़ा बड़ा बांध बना देता है लोग। अब उधर एक तरफ बांध बड़ा बना दिया तब छोटा, तो क्या होता है? पृथ्वी थोड़ा असंतुलित हो जाती है। पानी को उसमें से निकलने की जगह नहीं मिलता है, वो एक स्थान पे सीमित होता है। उस जब सीमित होता है उसमें जब एयर नहीं बनता, प्रेशर जो गैस नहीं होता, इसलिए वो एक स्थान पे सीमित होता है, इसलिए वो बैलेंस्ड उसका थोड़ा क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। इसी कारण से भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो यह पृथ्वी पर भूकंप जो उत्पत्ति होती है उसका तीन सबसे बड़ा कारण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पृथ्वी के सतह पर भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहते हैं? ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछेगा आपसे? क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी के ऊपरी सतह पर, मान लो ये पृथ्वी है, भूकंप यहाँ हुआ, तो ठीक इसकी ऊपरी सतह पर, इस सतह पर जिस सेंटर पे भूकंप होता है उसकी ऊपरी सतह पर जो भूकंप को हम लोग नापते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको तो भूकंप केंद्र कहते हैं। इसको इस हमेशा याद रखिएगा, भूकंप उपकेंद्र कहते हैं। भूकंप उपकेंद्र कहते हैं। ये भूकंप केंद्र हुआ और ऊपरी सतह पे जो होता है सो भूकंप उपकेंद्र होता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही पे छोड़ते हैं। भूकंप चैप्टर आपका समाप्त हो गया। क्या हुआ? भूकंप चैप्टर आपका समाप्त हो गया। फिर हम लोग कल की क्लास में नया चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अब जाकर के आप पूरे भूकंप चैप्टर से जो भी हमने पढ़ाया है उस पे जाकर के बढ़िया तरीके से आप अपने घर पे बैठ कर के फुल डिस्कशन कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। इस पे क्वेश्चन इस पे जो आपसे होगा उसे बनाइएगा। जो क्वेश्चन इसमें से थोड़ा सा आप नोट्स की वगैरह तैयार कीजिएगा इस पे, और आप इसमें से क्वेश्चन, इस चैप्टर से क्वेश्चन खुद से बनाइएगा। मैं तो आपको बाद में PDF दूंगा क्वेश्चन का, लेकिन आप इसमें से थोड़ा क्वेश्चन का कलेक्शन कीजिएगा। ठीक है, तो घर पे जाकर आप इसका रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आपके एग्ज़ाम में, होने वाले एग्ज़ाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ठीक है ना रे? तो मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज इतना ही पे छोड़ देते हैं। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टाटा, धन्यवाद।